नमस्कार। सभी धुलिया के हमारे जितने प्रेस के हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ हमारे जो सदर है, मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, गुड्डू काकर साहब और एडवोकेट इमरान साहब, मेरे भाई अकील भाई। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आज धुलिया आने का जो मेरा मकसद है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल मसले हैं, उसके ऊपर हमारे जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जो है वो आपसे रूबरू होते रहे, हमारे जो अध्यक्ष है वो आपके रूबरू होते रहे और यहाँ की बुनियादी मसाइल पर वो आपसे बात करते रहे। आज हम लोगों का, मेरा आने का मकसद ये है कि इस धुलिया की अवाम को उस ख़तरे से आगाह करना जो हमें नज़र आ रहा है। आज इस मुल्क के अंदर जहाँ पर फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने सर उठाकर चारों तरफ, इस मुल्क के अंदर कोई इशू नहीं है, इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही इशू है, एक ही मसला है, वो है इस मुल्क का मुसलमान। और बदकिस्मती इस मुल्क के मुसलमानों की कि कोई इसकी हिमायत पाकर इक़्तिदार में आना चाहता है और तो कोई इसकी मुखालिफत करके इक़्तिदार पाना चाहता है। तो मुसलमान इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू बन के रह गया है। आज मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि आज इसी शहर में एक हैदराबाद से चलकर जो दो शेरवानी जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार मचा के रखा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ अंधभक्त ऐसे हैं दिल्ली के जिन्हें नज़र आ रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। उसी तरीके से हमारा जो नौजवान है, जो मासूम नौजवान है, उनकी नफ्स इन लोगों ने पकड़ लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि सच का, हमेशा सच को सामने ला के रख के बात करते हैं। आज जो छोटा ओवैसी यहाँ पर आ रहा है, मुझे अभी मालूम पड़ा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर बैठा है तो उसको बैठाने का अगर किसी ने काम किया है तो ये छोटा ओवैसी जो आ रहा है इसी ने किया है। क्योंकि अगर इसका वो भाषण जो हटा दो पुलिस को, हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी है, उसे एक भाषण ने इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सारे रियासतों के अंदर इतना चलाया गया कि आज उस वक्त 2014 में जब ये इतना चला है तो उसी की वजह से इस मुल्क का हिंदू एक हो गया। तो ये कहीं पर भी जाते हैं बात मुसलमान की करते हैं। मैं, मीडिया के लोग हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं मीडिया के लोग, और वो बातों के पायदार क्या, कौन सी बातें समझते हैं मीडिया। मुझे आप बताइए, जब ये बिहार में गए तो इन्होंने कहा कि यहाँ का जो है यहाँ का जो डिप्टी सीएम है मुसलमान होना चाहिए। अब जो बोलते हैं कि बम्बई की जो मेयर है वो नकाब वाली होनी चाहिए। कल हमारा वो बैरिस्टर, मुझे तो हैरत हो रही है, उसके पास डिग्री खुद की है या फ़र्ज़ी है मालूम नहीं, जब वो ये बात बोलता है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल क्यों नहीं हो रही है, तो अरे मेरे भाई, तू शेरवानी हटा कर थोड़ा कोट पहन लेना, तू बैरिस्टर है तो बैरिस्टर कोट पहन ले और खुद जो है उनकी पैरवी करे तो मैं मान जाऊंगा इस बात को। तो वो जो है ये कहता है कि भाई नकाब वाली जो है औरत मेयर होनी चाहिए, नकाब वाली औरत जो है वो प्रधानमंत्री होनी चाहिए। देखिए, ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है, ये मुल्क सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर चलता है। तब कहीं हमारा नकाब वाला मेयर उसी वक्त बन सकती है मुंबई में जब हमारे इस मुल्क के हिंदू भाई भी मिलकर उसको बनाने की ठान लेंगे तो ज़रूर बन जाएगी। वरना ये बात कहकर ये सिर्फ मुसलमानों को खुशफहमी का शिकार बनाकर हमारे उन हिंदुओं को एक करना चाह रहे हैं जो इस मुल्क में सांप्रदायिक शक्तियों का साथ दे रहे हैं। तो ये बेनकाब हो रहे हैं ये लोग। इन्होंने कहा, मैंने सुना उस दिन बम्बई में अबू आसिम आज़मी की लीडरशिप ख़त्म करने के ऊपर तुले हुए हैं, जिन्हें बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग होती है। और ये मेरा आरोप नहीं है, ये एक सच है कि जहाँ पर इस देश के अंदर सच बोलने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, वहाँ पर इनको पूरी छूट दी गई है कि पूरे हिंदुस्तान में घूमकर ये जितनी चाहे फ़िरका परस्त बातें बोल दे, हर स्टेज पर से कलमा पढ़ ले, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। आप समझ जाइए, अगर अब भी नहीं समझेंगी तो आने वाली नस्लों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मेरी वार्निंग है सबको। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज आप लोगों के ज़रिए कि मैंने जब बैरिस्टर का मैंने ये बयान सुना कि अबू आसिम आज़मी और अखिलेश यादव की दुकान को बंद करना है, तो बैरिस्टर मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और छोटे को भी बताना चाहता हूँ
कि भैया 20 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने के लिए कार सेवकों पर तक गोलियां चलवाई थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और मेरा खुला चैलेंज है, उनको एक्सेप्ट करना है तो कर लें कि अगर इनके वालिद मोहतरम, इनका बाप भी अगर मुख्यमंत्री होता तो शायद वो काम नहीं कर पाता जो मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त किया 1990 में। आप अगर ये सारी बातें भूल जाएंगे तो याद रखना, ये जो बातें कह रहे हैं ना, वक्फ के बिल के लिए आपके साथ आपका एक वोट है, ओवैसी का एक वोट था, एक एमपी था, लेकिन आपके साथ 225 से ज़्यादा एमपी खड़े थे आपके लिए। कौन थे वो लोग? वो इस मुल्क के सेक्युलर लोग थे, वो हिंदू थे जो आपके लिए लड़ते हैं। आपका उत्तर प्रदेश में आपके लिए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं। आपका बिहार, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी आपके साथ खड़ी है। ये अब जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की भी सुपारी मिली है, इनको बिहार की सुपारी मिली थी। और ये कहते हैं कि देखो हमारी 5 सीट आई है और इनकी सीटें ही नहीं आई है। ये हमारे को वो कैलकुलेशन बता रहे हैं जो हमारा नौजवान नहीं समझ रहा है। वो बीजेपी ये चाहती है कि ये एक भी सीट जीते ना जीते, लेकिन ये भाषण दे के आ जाते तो उनका काम हो जाता है। तो इसलिए मेरे नौजवान साथियों, इनको इनका आईना और ये जो पार्सल है ना, इनका हैदराबाद भेजना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों शेरवानी को भिजा दो, ये नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, कौम की बात कर रहे। तो मैं जानना चाहता हूँ आज तक आपके माध्यम से कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का एक काम मुझे बता दीजिए कि इन्होंने मिल्लत के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया होगा। यहाँ पर मैं महाराष्ट्र में आपसे, ये मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है, वरना मैं अबू आसिम आज़मी की खिदमत बता सकता हूँ। अरे यहाँ से आपके बाजू में मालेगांव है, मैं बता सकता हूँ कि मालेगांव में अबू आसिम आज़मी ने क्या किए, वरना आप मुझे बता दीजिए कि ओवैसी ब्रदर्स ने वहाँ क्या किया, धुलिया में क्या किया। फसाद के वक्त ये नदारत थे, जब आप पर जुल्म होता है तब ये नदारत थे, लेकिन ये सिर्फ माइक पर आते हैं और माइक पर वो बातें बोलते हैं जो इनको बोलना पड़ता है, जिसके लिए इनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती। इसलिए मेरा चैलेंज है दोनों भाइयों को कि किसी दिन डिबेट कर ले हमसे। अरे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी से क्या करेंगे ये पहले हमसे करके बता दे तो हम मान जाएंगे। हमको तो हम इनको इन्हीं के शहर के अंदर आज 4 मीनार के अंदर एक गैर कानूनी मंदिर बन गया। अबे इतनी तुम्हारे अंदर धमक और ताकत होती ना तो उस गैर कानूनी मंदिर को बनने नहीं देते। ये 4 मीनार के अंदर मंदिर बन गया, देखते ही देखते 25 सालों के अंदर। इनकी हुकूमत थी ना वहाँ पे, इनका मेयर था पहले, 40 कारपोरेटर थे इनके, नहीं हटा सके। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए। और समाजवादी पार्टी के लोग ही इस मुल्क के अंदर फ़िरका परस्ती से लड़ रहे हैं और उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आप लोग भी इनकी बातों में मत आइए। जो सवाल मैंने आपके सामने रखा हूँ, जो बातें मैंने आपके सामने रखा हूँ, वो सारी बातों की तस्दीक कर लेना, उसके बाद तय करना। और दूसरा एक और इनका एक महाराष्ट्र का एक नेता है, बोल सकता हूँ ना, एक महाराष्ट्र का नेता है, वो औरंगाबाद वाला एक नचैया है ना, आपने देखे ना उसको, उसके बेटे की शादी में जो डांस कर रहा था ऐसा हाथ इस तरीके का करते हुए, देखे ना आपने? नहीं देखे हो तो वीडियो आपको दिखा देता हूँ मैं। वही मैं जानता हूँ कि जब यहाँ से निकला था वो मुंबई के लिए कुछ कारों का काफ़िला लेकर, ये बोलकर कि भाई उस आदमी को गिरफ़्तार करना चाहिए जिसने हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी किया है। तो उस एक रैली के लिए बीजेपी ने उसको पूरी तरह परमिशन दी कि आओ, बॉर्डर पे आओ, आप हमको निवेदन दो और वापस चले जाओ। लेकिन वहाँ भी अंध भक्तों की ऐसी तादाद थी, मैंने देखा कि उस दिन वो इंडियन टीम जो है वो नरीमन पॉइंट पर जब आई थी तो वो जो हुजूम था तो वो हमारे अंध भक्त जो है इससे उसको मिला दे रहे थे। इससे बड़ी बदकिस्मती और ख़राबी क्या हो सकती है कि मेरे नबी की शान में अगर कोई रैली निकली और किसी और रैली को ये बताया जा रहा है कि ये वो रैली थी। इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। उस नचैया को ये भी याद आना चाहिए कि पिछले इसके एमएलए के इलेक्शन के अंदर मेरे से बात हुई थी उसकी, अबू आसिम आज़मी साहब के सामने वो उम्मीदवार नहीं देगा, हम भी उम्मीदवार जो दिए थे उसके सामने गफ़ार कादरी साहब हम वापस ले लेंगे। हमने वापस बुलाया था, मगर आखिरी के दिन 2 बजे तक इसने अबू आसिम आज़मी साहब के सामने अतीक करके जो वहाँ खड़ा था उसको नहीं हटाए। तब कहीं जाकर हमने वापस गफ़ार कादरी को टिकट दिया। और ये बार बार झूठ, जैसे इन लोगों को आदत है ना, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी झूठ बोलती है चिल्ला चिल्ला के, वैसा ये झूठ बोलते हैं कि मुझे हराया गया। अबे तुम
पूरी की पूरी ताकत अबू आसिम आज़मी को हराने के लिए लग चुकी थी। तुमने उम्मीदवार नहीं हटाया था, हमने तो हटा दिया था। रिकॉर्ड है, हमने आखिरी दिन फिर भरवाया है। हमने 3 दिन पहले बी फॉर्म दिया था, फिर वापस लिया, फिर आखिरी दिन जब तुमने नहीं हटाए। वरना मस्जिद में चलकर वो कसम खा ले, और मैं कसम खा लेता हूँ क्योंकि मेरी उससे बात हुई थी। अगर अपने बाप की औलाद होंगे और सही बाप का अगर बेटा होगा तो कसम खा ले। मैं चैलेंज है मेरा उसको खुला। तो इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आज समाजवादी पार्टी को कमज़ोर इसलिए करने की कोशिश की जा रही क्योंकि बीजेपी से ही आँख में आँख मिलाकर बात करने की ताकत सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बीजेपी के लोगों को नहीं हराए होते ना, तो बीजेपी की ताकत देश में बढ़ गई होती। इसलिए धुलिया के लोगों को मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को चट्टान के जैसे हम लोग खड़े हैं फ़िरका परस्ती से लड़ने। और रहा सवाल है डेवलपमेंट की, जहाँ तक बात है, तो हम आज मुंबई का जो मॉडल है हमारे गोवंडी का, वो कम नहीं है बताने के लिए कि विकास किसको बोलता है और कैसे कराया जाता है। मैं सिर्फ आप लोगों के ज़रिए तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे समाजवादी पार्टी के जितने नगर सेवक के लिए उम्मीदवार खड़े हैं, आप लोग पूरी ताकत के साथ उनको चुनकर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला काम कराने का जज्बा कैसे पैदा करना है वो हमारे को आता है बहुत अच्छे से। बहुत शुक्रिया साहब। आप कितने कैंडिडेट धुलिया में लड़वा रहे हैं और किन मुद्दों के ऊपर आप मैदान में आपके 7 लगभग कैंडिडेट है हमारे। 7 कैंडिडेट मुद्दों को लेकर हमारे मुद्दे ये है कि हम अपने नगर सेवकों को ये बोले हैं कि जो रोड और नाली का जो मुद्दा है उसका एक प्लानिंग होती है। आप लोग उस प्लानिंग के तहत वहाँ पर जाइए और एक प्लानिंग बताइए कि हम रोड और नाली का पैटर्न हमारा क्या रहेगा। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा जो मिशन है वो तालीम, एजुकेशन। एक नगर सेवक की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई नहीं है। एक नगर सेवक की जिम्मेदारी वो मुद्दे हैं जो उसकी कम्युनिटी के अंदर जो बर्निंग इशू है। तालीम हमारा एक ऐसा बर्निंग इशू है जिस पर हमको काम करना है। जो हम हर नगर सेवक जो चुन के आएगा, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है कि वो एजुकेशन पे काम करे, वो नशे के ख़िलाफ़ काम करे, क्योंकि हमारी कौम को, हमारी कम्युनिटी को मुनज़्ज़म साजिश के तहत नशे में ढकेला जा रहा है, इस कारोबार में ढकेला जा रहा है। मैं आपके धुलिया के अवाम से गुजारिश करता हूं कि इसके ख़िलाफ़ इसको लगाम लगाने के लिए आपको भी रोड पे आना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर किसी भी सूरत पर किसी भी आंदोलन, किसी भी तरीके का आंदोलन करने को तैयार है। आपके 2 कारपोरेटर, एक कांग्रेस पक्ष से लड़ रहा है और एक राष्ट्रवादी पक्ष से, वो बंदखोरी की है उन्होंने, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है, हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कम्युनिटी में गद्दार पैदा होते हैं। समाजवादी पार्टी ने 2 बार अगर एक आदमी को नगर सेवक बनाई, अमीन पटेल नाम है उसका, अच्छा नगर सेवक बनाई, बात सही है। अगर वो भी अपनी बाप की औलाद होंगी ना तो होगा तो आजा बोलना मस्जिद में, कसम खा ले कि समाजवादी पार्टी ने मदद करी या नहीं करी उसको। बदले में उसने समाजवादी पार्टी को क्या दिया? हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारा नगर सेवक चुनकर आए तो समाजवादी पार्टी को पैसा नहीं चाहिए था। समाजवादी पार्टी को चाहिए था शहर में अवामी खिदमत करने का जज्बा उसके अंदर। पूरे 10 साल वो नगर सेवक रहा है, मगर अपने पास से कभी एक बैनर और पोस्टर लगाने की जिसके अंदर सलाहियत ना हो, तो ऐसे लोगों को नगर सेवक बनना है, वो बनते कैसे समझ से बाहर है। और जो आदमी अपने पार्टी के साथ ईमानदार नहीं हो सकता, अपने कायद के साथ ईमानदार नहीं हो सकता, अब वह अपनी अवाम के साथ ईमानदार नहीं हो सकता, वो कभी भी लोगों का हो ही नहीं सकता देता। ऐसों को तो बिल्कुल, ऐसे गद्दारों को बिल्कुल उनकी जगह दिखाना चाहिए। और मैं जानता हूँ ये सुनने के बाद उसको भी बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेंगी। अबे आजा मैदान में, मैं तो बोल रहा हूँ। सब पार्टी ने व्हिप निकाला था, व्हिप का उल्लंघन उसने किया था। मैंने तभी से हमारे जमील भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे गुड्डू भाई को बोला था मैं, अध्यक्ष जी को, कि ऐसे लोगों को जो व्हिप का उल्लंघन करता है, आप इनको कोशिश करना ऐसे लोग ना ही चुनकर आए तो अच्छा है। एक माजी अध्यक्ष भी आपके पक्ष का है, जो दूसरी राष्ट्रवादी पक्ष से आज चुनाव लड़ रहे, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब ऐसा है, बात ऐसी है, बात निकलेंगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने दूर तलक चले जाए कि असल मुद्दे हमारे रह जाए। अब आज के ज़माने में तो हम बोल रहे हैं ना कि कमिटेड लोग जो हमारे साथ है, ईमानदार लोग जो जुड़े हुए हैं, जो पार्टी की असली हकीकत जानते हैं, अगर कुछ लोग थोड़े से लालच के लिए अगर अपना पक्ष बदल ले वक्तिया तौर पर, तो मैं समझता हूँ उनके बारे में बोलना वक्त की बर्बादी होगी। जनाब, आपके समझो कितने 7 लोग, कितने उम्मीदवार हैं? 7। अब इसमें से समझो अल्लाह के फजल से 5 उम्मीदवार चुनकर आ गए,
तो आपकी हिमायत किस पार्टी को रहेगी? जैसा अभी यहाँ पर बीजेपी का बहुत ज़्यादा असर है, तो बवक्त ज़रूरत है आप उनको पार्टिबा देंगे, हिमायत देंगे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं गोल गोल बात करता नहीं कोई। चुनकर आने के बाद अवामी राय क्या बनती है उसके हिसाब से हम तय करेंगे। और आपको तो मालूम है कि हमारे नज़रियाती इख्तलाफात जिनसे है और रहेंगे, ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब महाराष्ट्र में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो रही है, लेकिन अवामी राय क्या होती है ये चुन कर आने के बाद उस प्रभाग के लोग, उस शहर के लोग, उनका क्या नज़रिया है, उनका क्या मौक़ूफ़ है, उनके साथ बैठकर फिर अपना फ़ैसला करना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा सवाल, देखिए आज समाजवादी पार्टी में अमीन पटेल तो ठीक है, लेकिन जमील मंसूरी एक रीढ़ी की हड्डी की हैसियत है। तो ऐसा अगर कोई आपका लीडर महासभा में वहाँ पर जाता था तो वाकई में बहुत अच्छा, मतलब मसले अक़लियती समाज के मसले उड़ा दे, लेकिन क्या वजह उन्होंने खुद उम्मीदवारी नहीं की उनके लड़के को ही? वो अब लोगों की समझ से बाहर है, क्योंकि वाकई अल्लाह ने दिया है सलाहियत, मराठी बोलना, लिख लेना सब, यानी जो कारपोरेटर में यहाँ के हिसाब से, महाराष्ट्र के हिसाब से जो सलाहियतें होना चाहिए उनमें है, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं समझ सके कि उन्होंने अपने बेटे को क्यों उम्मीदवारी। देखिए, ऐसा है, सुनिए, ये इसका तो बेहतर जवाब हमारे जमील मंसूरी साहब ही दे सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी के साथ निष्ठा से बहुत ज़्यादा उनके लिए हमारे दिल में इज़्ज़त है। उन्होंने पार्टी को हमेशा, जहाँ कुर्बानी, पिछले बार वो चाहते तो इलेक्शन लड़ सकते थे, लड़वा सकते थे, लेकिन पार्टी के हित में कोई और चुनकर आ सकता है, मुझसे बेहतर ये उम्मीदवार हो सकता है, ये सोचकर पिछली बार उन्होंने ऑप्शन दिया। ये भी बड़ी बात होती है। अभी भी जो है जमील मंसूरी साहब से जब भी बात होती थी तो वो एक ही बात बोलते थे कि भाई मेरी कोशिश है कि मुझसे बेहतर कोई मिल जाए तो मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा। एक बात बता रहा हूँ, हमेशा हमारे गुड्डू भाई को यही बात बोलते थे कि कोशिश करेंगे कि अपने से बेहतर उम्मीदवार कोई मिलता है तो ज़रूर लड़ाएंगे, लेकिन मैं उनसे यही बात बोलूँगा कि अपने से बेहतर नहीं, आपके जैसा ही उम्मीदवार हमको चाहिए, आप जैसा ही हमको चाहिए, नगर सेवक भी बनना चाहिए। एक पार्टी के वो लीडर है हमारे, लेकिन वो नगर सेवक होना चाहिए, हमारी दिली ख्वाहिश है। अब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से और बेहतर ढंग से वही बता सकते हैं कि उन्होंने सब्स्टिट्यूट में बेटे को जो रखा है, तो वही बता सकते हैं। दुनिया में भाजपा ने जवाब हो जाता है, तो दोनों लोग के चढ़ाने का ना, रहमान मालिक तो आप भैया ने जो सवाल किया, जैसा कि सवाल बहुत ज़्यादा सही है कि मैं अपने नाम से खुद इलेक्शन से नहीं लड़ा। मैं चाहता हूँ कि मैं महासभा में जाऊँ और खुद मेरे अपने नाम से लड़ूँ, लेकिन 2001 के बाद तीसरा अपत्य नहीं होना चाहिए। जो कायदा गवर्नमेंट की तरफ से था, ये कायदे के अंदर जो है मुझे 2001 के बाद अपत्य है, इसलिए मैं बैठ नहीं पाया। और मैंने कोशिश नहीं की कि जो और लोगों ने किया था कि बच्चे को दूसरे के नाम से दाखिले बना करके, छुपा करके बताए, मुझे वो गवारा नहीं था। और मैंने सच्चाई के साथ, मैं अगर अपात्र है तो अपात्र रहा। आज मेरा लड़का जो है नौजवान है, मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के अंदर भी जो है कौम की खिदमत का जज्बा है और उन्हें भी आने वाले हालात से वो भी वाकिफ़ हो, और पूरी चट्टान की तरह इंशाल्लाह हम समाजवादी पार्टी तमाम जो मेरा हमारे लड़कों के साथ में हम रहेंगे। इसलिए मैं 2003 में खुद इलेक्शन लड़ा था एक मरतबा, और मैं चाहता था कि अगर मैं कोशिश भी है कि किसी तरह से ये कायदा अगर रद्द होता है तो आप देखिए कि सबसे अव्वल मैं ही रहूँगा इंशाल्लाह। देखिए, सबसे बात हमारे लिए खुशी की बात तो ये है कि जो हमारे महानगर के सदर हैं कुतुबुद्दीन शेख, इन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी को, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जब ये मामला दरहम भरम होने लगा तो सभी लोगों ने, जमील भाई है, इमरान भाई है, अकील शाह वगैरह सभी ने एक ही, और भी हमारे दीगर लीडरान ने कहा कि इस वक्त एक अच्छे सदर की ज़रूरत है और आप जो है गुड्डू भाई को आप सदर बना दीजिए। तो जब से ये सदर बने हैं तो माशाल्लाह एक अच्छा आपको देखने को मिल रहा होगा कि पूरी ईमानदारी से एक आदमी अपना तन मन धन के साथ पार्टी को किस तरीके से बढ़ा रहा है। तो एक अच्छा समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी वो भी है हमारे लिए कि हमको एक अच्छा महानगर का एक अच्छा सदर मिला हुआ है, जिसकी वजह से आज पार्टी
मतलब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है, लोग जुड़ रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है। देखिए इलेक्शन आते हैं जाते हैं, चुनाव होंगे, लोग चुनकर आएंगे, नहीं आएंगे, कुछ लोग चुनकर आएंगे, वो अपना काम करेंगे, लेकिन एक अध्यक्ष के नाते और जो टीम वर्क जो इन लोगों की है उसके नाते जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये अपने आप में हम लोग को बहुत इत्मीनान देती है।